हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू आईएफएस आरपीएससी चैनल। इसी सीरीज़ में आज हम करने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो, कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हुए हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में जानकारी दी थी और आरपीएससी अपने डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम्स में उन पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट्स के लिए पूछती रही है। तो एक बार देखते हैं ऐसे कौन से एक्सपेरिमेंट्स थे जो फर्स्ट एविडेंस थे पर्टिकुलर इंसिडेंट्स के, पर्टिकुलर इवेंट्स के, और उनमें से एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आज हम करने वाले हैं। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ अब मैं नीचे दो तीन ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनके नाम लिखता हूं। और देखो, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ फर्स्ट अगर बात करते हैं तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। फर्स्ट टाइम लाइट पार्टिकल नेचर की होती है, इसका एविडेंस किसने दिया था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने। तो ये है अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सेकंड, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट लाइट ड्यूल नेचर की होती है, ये किसने बताया था? डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविएशन ए नहीं आएगा, जर्मर एक्सपेरिमेंट। थर्ड इज एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, ये कौन सा एक्सपेरिमेंट से पता चला था? क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट से पता चला। फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स की बात की थी। एंड देन स्पिन, इलेक्ट्रॉन हैज इट्स इंट्रिंसिक स्पिन, ये किसने बताया था? स्टर्न गर्लक एक्सपेरिमेंट। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स है जिसके बारे में बार बार पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट शोड दैट इलेक्ट्रॉन हैज ए इंट्रिंसिक स्पिन। तो इनमें से ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको, जैसा कि लास्ट आरपीएससी में एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, वो प्रॉब्लम देखते हैं हम। क्वेश्चन, द एक्सपेरिमेंट which demonstrated the discrete energy levels of the atoms was performed by आंसर नहीं लिखूं तो भी अब आपको पता होना चाहिए कि मैंने कहा एनर्जी क्वांटाइजेशन की बात किसने की थी? फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में से। तो फ्रैंक एंड हर्ट्ज ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर। तो कौन सा है? फ्रैंक एंड हर्ट्ज ये आरपीएससी में आया हुआ है। तो अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात स्टार्ट करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जब लाइट बीम किसी मेटेलिक सरफेस पर इंसिडेंट होती है
तो उससे क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो जाते हैं एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन मेटेलिक सरफेस से बाहर आ जाता है उसको फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसको समराइज करें, व्हेन light of sufficient frequency सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी क्यों, इसकी बात हम करेंगे आगे। सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन अ metal surface then electron get ejected out from metal surface। This effect, which effect? लाइट गिरने से इलेक्ट्रॉन का मेटेलिक सरफेस से इजेक्ट हो जाना, दिस इफेक्ट इज नोन एज photoelectric effect, PEE in short, and the ejected electron is known as, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एनर्जी अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, एनर्जी, फोटोन की एनर्जी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन E इक्वल्स टू एच न्यू। एक फोटोन है उसकी एनर्जी एच न्यू होगी, न्यू लाइट की फ्रीक्वेंसी है तो उसकी एनर्जी एच न्यू होगी। यहां पर एच क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू आप सभी को पता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। एच न्यू इसको हम एच सी बाई लेमडा भी लिख सकते हैं, तो एच सी बाई लेमडा। न्यू फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ किसकी, लाइट वेव। लेमडा वेवलेंथ ऑफ लाइट वेव। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट ऑफ। अब अगर एनर्जी आपको वेवलेंथ दे रखी है तो एनर्जी निकालने का एक बहुत शॉर्ट फॉर्मूला है, वो आपको ध्यान रखना है, और वो क्या है, E इक्वल्स टू 12420 अपॉन लेमडा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी मिल जाएगी। ध्यान रखना है यहाँ पर कि लेमडा जो है वो एंगस्ट्रॉम में पुट करनी है, यहाँ पे कितनी होगी 12420 अपॉन जो भी लेमडा दे रखी है एंगस्ट्रॉम में पुट करो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकल के आ जाती है आपके पास। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसके लिए, इट इज ए 1-to-1 प्रोसेस। क्या मतलब है इसका कि एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा, ऐसा नहीं है कि 2-3 फोटॉन्स आए और मिलके एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, नहीं। इसीलिए हमने कहा था व्हेन लाइट ऑफ सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी, यानी कि अगर एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में असमर्थ है तो फिर वो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो एक फोटॉन इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए, अगर फोटॉन के पास वो मिनिमम एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और नहीं है फोटॉन के पास अगर वो मिनिमम एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन कुछ भी कर लो, कितनी भी देर आप लाइट वहां पर इंसिडेंट करवा दो, पर नहीं निकलेगा। तो दिस इज अ 1-to-1 प्रोसेस, 1-to-1 process, i.e. that is
one electron can collide or interact with one photon only. एक इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एक फोटोन रिसीव कर सकता है, या उसके साथ कोलिजन या इंटरेक्शन जो भी हम टर्म दे, वो एक इलेक्ट्रॉन और एक फोटोन, वन प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि दो इलेक्ट्रॉन को एक फोटोन निकाल दे, या फिर दो फोटोन मिलके एक इलेक्ट्रॉन निकाल ले, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। व्हेन फोटोन, अब देखो फोटोन रिसीव कर दिया इलेक्ट्रॉन ने, तो उससे क्या क्या होगा वो बात करेंगे। व्हेन फोटोन स्ट्राइक्स ऑन इलेक्ट्रॉन, it gives its whole energy to electron or not at all। क्या मीनिंग है इसका कि जब इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने कहा, सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी का अगर नहीं है, यानी उसकी फोटोन की एनर्जी इतनी कम है कि वो इलेक्ट्रॉन निकाल ही नहीं सकता, तो फिर वो कुछ देगा ही नहीं। या तो पूरी की पूरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को इंपार्ट करेगा, या फिर कुछ भी नहीं देगा। कुछ भी नहीं देगा किस केस में? जब उसकी एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, तो फिर फ्रैक्शंस में कभी दे ही नहीं सकता। तो या तो पूरी देगा या फिर बिल्कुल नहीं देगा। अब रिसीव करने के बाद, आफ्टर रिसीविंग एनर्जी फ्रॉम फोटोन, इलेक्ट्रॉन यूज पार्ट ऑफ इट in coming out to the surface, and then to free itself from the मेटल सरफेस। समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन ने रिसीव कर ली एनर्जी। अब क्या होगा देखिए, ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन तो मेटल के जरूरी नहीं कि सरफेस पर ही बैठा है, कहीं ना कहीं अंदर इलेक्ट्रॉन बैठा है। अब इसने ये देखो एनर्जी रिसीव कर दी, ये फोटोन इसको आया मिला, और फोटोन ने अपनी सारी एनर्जी h न्यू जो थी वो इसको इम्पार्ट कर दी। और फोटोन ने सारी एनर्जी इम्पार्ट की अगर, तो ये यहाँ से मेटल सरफेस तक आने के लिए कुछ एनर्जी लॉस होगी, और वो एनर्जी कहाँ पे लॉस होगी? दैट इज कोलिजन लॉस, W बोल देते हैं। दिस इज लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू कोलिजन्स। मेटेलिक सरफेस पर वो डायरेक्ट तो आएगा नहीं, रास्ता क्लियर नहीं है, तो बाकी दूसरों के साथ भी जिस भी फोटोन ने इलेक्ट्रॉन ने फोटोन से एनर्जी गेन की है वो बाहर आएगा, पर कुछ कोलिजन्स हो गए रास्ते में, तो वहां पे एनर्जी लॉस होगा। तो ये एनर्जी लॉस हुआ। अब मेटेलिक सरफेस पर एक बार अगर आ गया इलेक्ट्रॉन, तो मेटेलिक सरफेस तक पहुंच गया है, यानी अब कोलिजन से कोई लॉस नहीं होगा। पर ये फ्री नहीं हुआ है, अभी भी इसको एक पर्टिकुलर एनर्जी की जरूरत है मेटेलिक सरफेस से पूरा आजाद होने के लिए। यानी इसको अगर हम यहाँ तक पहुंच गया W से, अब प्लस फाई अगर दे देंगे, तो ये कौन सी एनर्जी है? ये इसकी आज़ादी की एनर्जी है। तो फाई जो है इसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। ये मिलते ही इलेक्ट्रॉन यहाँ जो था, ये इलेक्ट्रॉन आज़ाद हो जाएगा और मेटेलिक सरफेस से सारे रिश्ते तोड़ देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन अब आज़ाद हो चुका है। तो कुछ हिस्सा इसमें यूज करेगा मेटेलिक सरफेस पर आने में,
और फिर एक नेसेसरी जो थिंग है जो पर्टिकुलर मेटल के लिए कांस्टेंट होती है वो है वर्क फंक्शन, वो उसकी आज़ादी की एनर्जी, वो उसको एनर्जी देगा, एक बॉन्ड जो भी है वो दे देगा, और उसके बाद में कि अब मैं हमारा कोई रिलेशन नहीं, वो आज़ाद हो गया, मेटेलिक सरफेस से रिमूव हो गया। पर अब भी अगर और ज़्यादा एनर्जी है तो क्या होगा, तो फिर वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में काम आएगी। तो देखते हैं, बाय एनर्जी कंजर्वेशन, बाय एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन से देखिए फोटोन की टोटल एनर्जी कितनी थी, एच न्यू माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या है, एनर्जी लॉस ड्यू टू कोलिजन, एंड माइनस फाई बोल दूं, फाई इज द वर्क फंक्शन, इसको हमने क्या बोला, आज़ादी की एनर्जी, यानी कि मेटेलिक सरफेस से पूरा आज़ाद होने के लिए, मेटल से सारे रिलेशंस तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो वर्क फंक्शन है। तो अब जो एनर्जी बची वो किस में काम आएगी, काइनेटिक एनर्जी में, इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर मैं इनको टर्म्स को डिफाइन कर देता हूं, W इक्वल्स टू एनर्जी लॉस ड्यू टू कोलिजन, एंड W कोलिजन एनर्जी लॉस जो है वो किस पे डिपेंड कर, देखो अगर मेटेलिक सरफेस के काफी अंदर हुआ तो फिर बाहर आने में ज्यादा कोलिजन्स हो गए, और अगर इलेक्ट्रॉन बाउंड्री पर ही कहीं बैठा था तो कम कोलिजन हो गए। तो ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिपेंड्स ऑन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर क्या है, फाई, दिस इज वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन क्या है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू फ्री इटसेल्फ फ्रॉम सरफेस, सरफेस से खुद को फ्री करने के लिए, खुद को आज़ाद करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो वर्क फंक्शन है। एंड दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, सो डिपेंड्स ऑन मेटल। क्या कह सकते हैं, मेटल पे डिपेंड करती है, इसका मतलब वर्क फंक्शन पर्टिकुलर मेटल के लिए हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर हम मेटल चेंज कर रहे हैं तो वर्क फंक्शन भी चेंज होगा। तो फाई इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स बट सेम फॉर सेम मेटल। अब अगर हम देखते हैं, इफ फॉर एन इलेक्ट्रॉन W इक्वल्स टू 0, अगर किसी इलेक्ट्रॉन के लिए W 0 मान लेते हैं, कोलिजन लॉस मानते ही नहीं है हम, तो क्या होगा, एच न्यू माइनस फाइव, फाइव तो देखो देनी ही पड़ेगी, नेसेसरी है। कोलिजन में ही हम सोच सकते हैं कि मान लेते हैं कि नहीं, फाइव को माना नहीं जाएगा, बिकॉज मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए देनी ही पड़ेगी। तो अब ये सारी की सारी जो है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये काइनेटिक एनर्जी जो मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, के मैक्स, एंड दिस इज आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। किस कंडीशन में, जब आपने W 0 मान लिया है। तो इससे एक रिजल्ट मिला, क्या, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब है, जब आपने W 0 कंसीडर किया है। तो जो एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या क्या होगी,
वो जीरो से लेके काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के बीच में कुछ भी हो सकती है। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वेरी फ्रॉम 0 to ke max। अब इसके साथ कुछ और टर्म्स है, जैसे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है। तो वो क्या होता है देखते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड से मीनिंग हमारा एक लिमिट पॉइंट से है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी की क्या मीनिंग है? थ्रेशोल्ड एनर्जी मींस वो मिनिमम एनर्जी किसकी, इलेक्ट्रॉन की या फोटोन की? फोटोन की, बिकॉज एनर्जी तो फोटोन लेकर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन तो बेचारा बैठा है, वो उसको एक्साइट कर रहा है, उत्तेजित करके बाहर निकाल दे रहा है। ठीक है, तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय ए फोटोन टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन, यानी वो मिनिमम एनर्जी अगर उससे कम हो गई तो फिर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ही नहीं। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन और लाइट required for ejection of photoelectron। मिनिमम एनर्जी सिर्फ बाहर निकालना है, इसका मतलब इस केस में थ्रेशोल्ड ईटीएच के केस में काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? जीरो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इतनी एनर्जी चाहिए कि वो उसके कोलिजन लॉस को और वर्क फंक्शन को बैलेंस कर दे। तो अगर हम वर्क फंक्शन जीरो मानते हैं तो ईटीएच किसके बराबर होगी? वर्क फंक्शन के बराबर, कोलिजन लॉस को अगर जीरो मान लिया जाए तो ईटीएच इक्वल्स टू एच न्यू नॉट, और ये बराबर होती है वर्क फंक्शन के फाई के। अब अगर बात करते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, जैसे एनर्जी की बात की वही कि लाइट जो है एक वेव है, तो उस वेव की वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा या जिस पर हमें ईटीएच मिलेगी, तो हम क्या कर सकते हैं? एच न्यू नॉट इक्वल्स टू ईटीएच इक्वल्स टू फाई, और न्यू नॉट अपने पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगी? फाई अपॉन एच, दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब अगर किसी भी लाइट वेव की फ्रीक्वेंसी जो है इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हुई, यानी इफ न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट, एक केस ये ले लेते हैं, दूसरा केस ले लेंगे न्यू लेस देन न्यू नॉट। अगर न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट हुआ, यानी एनर्जी ज्यादा है इस थ्रेशोल्ड से उसकी, तो क्या होगा? डेफिनेटली देखो, जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो एनर्जी अगर ज्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पीईई टेक्स प्लेस, पर अगर कम है तो क्या होगा? डज नॉट अकर। अगर फ्रीक्वेंसी इससे कम हुई थ्रेशोल्ड से तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये सिर्फ टर्म्स है, बाकी जो एक्सप्लेनेशन था इसमें हो चुका है। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ अगेन लेमडा नॉट। अब हम जानते हैं क्या? ETH इक्वल्स टू फाई, और HC बाई लेमडा नॉट अगर करें तो ये फाई के इक्वल होना चाहिए। तो यहां से लेमडा नॉट आपको क्या मिला? HC अपॉन फाई। इफ लेमडा ग्रेटर देन लेमडा नॉट, if
सेकेंड केस क्या लेंगे, लेमडा जो है लेस देन लेमडा नॉट। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, फ्रीक्वेंसी का एनर्जी से डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी थी, वेवलेंथ की इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है। तो क्या होगा, लेमडा जब ज़्यादा होगा तो एनर्जी कम होगी। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फर्स्ट केस में नहीं होगा, और लेमडा अगर छोटा हुआ तो एनर्जी ज़्यादा होगी, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सेकेंड केस में होगा। तो ये सारी बातें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए हो गई। अब हम डिस्कस करेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्जर्व कैसे किया जाता है। तो एक फोटो सेल होता है, फोटो सेल की हेल्प से हम फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो देखो फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल ये एक इस तरह की ट्यूब है, इवैक्यूएटेड ट्यूब है, यानी इसके अंदर वैक्यूम क्रिएटेड है। ये आपका एमिटर, ये एमिटर है, ये कलेक्टर हो गया, और यहां से लाइट बीम स्ट्राइक होगी। अब इनको एक सर्किट कंप्लीट कर दिया आपने, ये आपने सर्किट कंप्लीट कर दिया। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स यहां से एमिट हुए, और इलेक्ट्रॉन्स का मोशन इस तरह से होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स मोशन हो गए। तो इस सर्किट में करंट इलेक्ट्रॉन्स की मोशन के अपोजिट फ्लो होगा। अब ये सारी चीजें हो गई। अब इसमें होता क्या है, जैसे ही लाइट बीम यहां से, और ये इवैक्यूएटेड ट्यूब है, अब जैसे ही देखिए लाइट बीम में वेवलेंथ सारी वेवलेंथ है, तो डिफरेंट वेवलेंथ की, यानी डिफरेंट एनर्जी की वेवलेंथ इसमें वेव्स है। तो वो जब यहाँ पे स्ट्राइक होगी, मेटेलिक सरफेस है एमिटर की, तो वहां से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। अब किसी की एनर्जी ज़्यादा है, किसी की एनर्जी कम है, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो है उसकी एनर्जी, यहाँ एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होगी। तो कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, किसी की कम है, और मैक्सिमम पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसा होता है जिसकी काइनेटिक एनर्जी मीडियम एवरेज एनर्जी होती है। तो जिसकी एनर्जी ज़्यादा है वो यहां से निकल के कलेक्टर पर पहुंच गया। पर अगर ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी एवरेज एनर्जी है, तो क्या होगा कि फास्ट वेलोसिटी वाले, फास्ट स्पीड वाले इलेक्ट्रॉन्स जब कलेक्टर पर पहुंच जाएंगे, तब तक एवरेज एनर्जी वाले बीच में कहीं पर होंगे, और वो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाएंगे, स्पेस चार्ज क्रिएट हो जाएगा। और ये स्पेस चार्ज क्या करेगा, जो नया इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है एमिटर से, उसको कलेक्टर की तरफ आने से रोकेगा, रिपल्सन प्रोड्यूस करेगा। तो इसकी वजह से देख सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो इनिशियली थोड़ा सा बड़ा था, वो इस स्पेस चार्ज की वजह से क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा वापस, क्योंकि रिपेल कर रहा है, ये नए इलेक्ट्रॉन को आने नहीं दे रहा। तो इस केस में हम करते क्या है, इस कलेक्टर पर हल्का सा पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं। अगर कलेक्टर पर पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करो और फिर उसको धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, तो देखो क्या होगा, जैसे ही आप पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करोगे, यहाँ जो स्पेस चार्ज क्रिएट हुआ था वो कलेक्टर की तरफ अट्रैक्ट होगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनने नहीं देगा। अब अगर आपने पॉजिटिव पोटेंशियल को रेज किया, थोड़ा थोड़ा बढ़ाया, तो क्या होगा, ये स्पेस चार्ज जो है वो जल्दी से कलेक्टर की तरफ जाने लगेगा, और एक पर्टिकुलर लिमिट तक
करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बढ़ेगा क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे हैं। पर क्या आप कलेक्टर पर पोटेंशियल में ज़्यादा बढ़ा दूं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमेशा बढ़ता रहेगा? ऐसा नहीं होगा। एक सैचुरेशन कंडीशन आएगी, सैचुरेशन स्टेट आएगी, जब क्योंकि एमिटर से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं वो सारे के सारे कलेक्टर पर पहुंच जा रहे हैं। उससे ज़्यादा अगर इमिट ही नहीं हो रहे तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आएंगे? और जब इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे ज़्यादा और ज़्यादा पोटेंशियल बढ़ाने से, तो फिर करंट कैसे बढ़ेगा? करंट तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही है। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटर से निकल रहे हैं वो सारे के सारे कलेक्टर पर पहुंच गए, तो इससे ज़्यादा बढ़ने की अब गुंजाइश नहीं बची। तो एक सैचुरेशन स्टेट में क्या होगा? सैचुरेशन स्टेट वो स्टेट है जब सारे के सारे एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स जो है कलेक्टर पर पहुंच गए। तो सैचुरेशन स्टेट को हम लिख सकते हैं सैचुरेशन स्टेट। आई सैचुरेशन अगर निकालने की बात करें, आई सैचुरेशन यानी सैचुरेशन स्टेट में करंट सर्किट में कितना फ्लो होगा, तो ये कितना होगा? आई सैचुरेशन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स emitted पर सेकेंड इंटू ई। अब देखिए ये क्या होता है, आई क्या होता है? डी क्यू बाई डी टी, यानी टोटल चार्ज बाई टाइम। तो हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड कर दिया ऑलरेडी, तो फिर चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, ये सारा पर सेकेंड आ गया। तो ये हमारा आई सैचुरेशन हो गया, और इसको हम लिख सकते हैं एन ई। आई सैचुरेशन इक्वल्स टू एन ई। अब इसी सैचुरेशन स्टेट की तरह एक और चीज होती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? Vs से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैंने सैचुरेशन स्टेट के लिए कलेक्टर पर पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई किया, पर अगर मैं कलेक्टर पर नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करूं तो इलेक्ट्रॉन्स रिपेल हो गए, इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर की तरफ नहीं आएंगे, और वो मिनिमम पोटेंशियल जो एक भी इलेक्ट्रॉन को नहीं आने दे, तो क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो रुक जाएगा, करंट फ्लो ही नहीं होगा। तो दैट मिनिमम पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड ऑन कलेक्टर टू स्टॉप द फोटो करंट is known as stopping potential. Minimum value of negative potential required to apply on collector to stop the photo current। ये देखिए ये पोटेंशियल हो गया, ये अपना फोटो करंट हो गया। तो इस तरह से कुछ बढ़ता है, जैसे आप पॉजिटिव बढ़ाओगे एक लिमिट तक बढ़ा, और उसके बाद फोटो करंट क्या हो जाता है? कांस्टेंट। तो ये आई सैचुरेशन है, आई सैचुरेशन, ये पहले बढ़ रहा है थोड़ा सा, और ये मिनिमम है जहां पे आई जीरो हो रहा है। तो ये पॉइंट जो पोटेंशियल है इस पॉइंट की, दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। और कैसे निकालेंगे इसको कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले को अगर रोक दिया तो बाकी सारे रुक जाएंगे। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के मैक्स इक्वल्स टू ई वी एस, वो पोटेंशियल जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोक सकता है, वो पूरा फोटो करंट रोक सकता है। ठीक है, तो के मैक्सिमम इक्वल्स टू ई वी एस। इसमें एक और रिलेशन है कि इंटेंसिटी पे कैसे डिपेंड करता है, तो देख लेते हैं। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी डिपेंडेंस, अगर आप इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो लाइट बीम है उसमें नंबर ऑफ वेवलेंथ्स आपने ज्यादा इंक्लूड की है।
ज़्यादा वेव्स है। अगर ज़्यादा वेव्स है यानी फोटॉन्स ज़्यादा है, फोटॉन्स ज़्यादा है तो मेटेलिक सरफेस से इजेक्ट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो करंट भी इंक्रीज होगा। तो इंटेंसिटी इंक्रीज करने से क्या होगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होंगे, और नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होंगे तो क्या इंक्रीज होगा, फोटो करंट। अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो देखिए ये स्टॉपिंग पोटेंशियल से इस तरह जो ग्राफ बनाता, इसकी इंटेंसिटी अगर I1 थी और दूसरे की इंटेंसिटी अगर I2 है, I2 अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है I1 से, तो इस तरह से अपना ग्राफ बनेगा। अब यहाँ जो इम्पोर्टेंट थिंग है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल, वर्क फंक्शन, ये सारी चीज़ें बिल्कुल डिपेंड नहीं करती इंटेंसिटी पे। आप इंटेंसिटी को कितना भी डिक्रीज कर दो, कितना भी इंक्रीज करोगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल पर फर्क नहीं पड़ेगा, या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पर फर्क नहीं पड़ेगा, और किस पे फर्क नहीं पड़ेगा, वर्क फंक्शन पर फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वर्क फंक्शन पर तो किसी भी हालत में फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये मेटल की प्रॉपर्टी है, आने वाली वेवलेंथ की नहीं। तो वेवलेंथ को कितना भी चेंज करो, कुछ भी करो, उसके साथ वर्क फंक्शन हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ऐसे ही इंटेंसिटी की तरह और बात करें कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है, मैं नोट कर देता हूं, के ई मैक्स वी एस डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ओनली, सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। आरपीएससी में प्रॉब्लम आ चुकी है ये, तो आरपीएससी की प्रॉब्लम देखते हैं। Which of the following is dependent on the intensity of incident radiation in PEE, photoelectric experiment? ऑप्शंस थे वर्क फंक्शन, बी फोटो करंट, सी स्टॉपिंग पोटेंशियल, डी के ई मैक्स। अब देखिए, वर्क फंक्शन प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, तो आने वाली वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा क्या, नहीं। फोटो करंट यस इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, ऑन इंटेंसिटी। स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पर डिपेंड करेगी, एनर्जी पर, आने वाले फोटोन की, यानी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, ऑन और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये भी किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। तो अब देखो डायरेक्ट पता चल गया, फोटो करंट जो है डिपेंड करेगा। तो बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम थी। इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। इसमें एक और प्रॉब्लम देखते हैं।
थ्रेशोल्ड wavelength for given metal is lambda नॉट। एक पर्टिकुलर मेटल के लिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे रखा है लैम्डा नॉट एंड वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट is lambda naught by 3. Determine Ke max। देखिए क्या पूछा है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछी है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए आपके पास क्या रिलेशन है, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है अपने पास, और वो क्या है, एच न्यू माइनस फाई इक्वल्स टू क्या है, के ई मैक्स। एच न्यू, यहां हमारे पास क्या है, न्यू कितना है, इनकमिंग वेवलेंथ की, इनकमिंग वेव की वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा नॉट बाई 3, या इसको एच सी बाई लेमडा भी लिख सकते हैं। तो एच सी बाई लेमडा, और ये कितनी है, लैम्डा नॉट बाई 3 माइनस 5 वर्क फंक्शन किसके बराबर होता है, एच सी बाई लेमडा थ्रेशोल्ड। तो एच सी बाई लेमडा थ्रेशोल्ड कितनी है, लेमडा नॉट इक्वल्स टू के ई मैक्सिमम। और अगर इसको सॉल्व करें तो क्या मिल जाएगा, 2/3 एच सी बाई लेमडा नॉट। सो दिस इज द आंसर। बिल्कुल इसी तरह की प्रॉब्लम्स आती है। एक और प्रॉब्लम करके देखते हैं। अगर डायरेक्ट थ्रेशोल्ड की बात नहीं करें या डायरेक्ट जो है वर्क फंक्शन नहीं दे तो क्या कर सकते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको, न्यू नॉट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इफ incident photon has frequency 2 nu naught, अगर इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी 2 nu naught है, देन मैक्सिमम स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम स्पीड जो है इस केस में वो दे रखी है 4.0 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। इफ इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी is 5 nu naught, then determine मैक्सिमम स्पीड। बहुत ही आसान सी प्रॉब्लम है, देखो एक बार इसको। मैक्सिमम स्पीड यानी कि पहले मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के पास जाना पड़ेगा, और क्या होती है, एच न्यू माइनस फाइव इक्वल्स टू के मैक्स। या हम डायरेक्ट लिख दें हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये जो मिलेगी वी मैक्स मिल जाएगी। अब यहां से देखो एच न्यू फोटोन की, पहले केस वन में, केस वन हाफ एम ई वी वन मैक्सिमम, वी वन मैक्स, वी वन एम स्क्वायर इक्वल्स टू कितनी होगी, एच 2 न्यू, फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 2 न्यू है, 2 न्यू नॉट, ये देखो। और थ्रेशोल्ड कितनी है, न्यू नॉट माइनस एच न्यू नॉट। तो हमारे पास क्या आया, एच न्यू नॉट। और वी वन एम स्क्वायर अगर देखें तो वी वन एम स्क्वायर कितना आया, 2h न्यू नॉट बाई एम ई। और केस टू अगर बात करें
वो क्या है अपने पास, हाफ MEV2m² इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी, h इंटू 5 न्यू नॉट माइनस h न्यू नॉट, कितना आया 4h न्यू नॉट। अगर V2m² देखें तो कितना मिलेगा, 4h न्यू नॉट, 4 नहीं सॉरी 8 हो जाएगा, वापस मल्टीप्लाई होगा 2 तो 8h न्यू नॉट अपॉन ME। अगर इन दोनों का रिलेशन देखें तो रिलेशन क्या मिलेगा, तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूं 4V1m², और अगर मल्टीप्लाई करके रिलेशन देखें सॉरी स्क्वायर रूट लें तो V2m क्या आएगा, 2 इंटू V1m, और V1m आपको दे रखी है कितनी, 4.0 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो अपनी V2m कितनी हो जाएगी, 8.0 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो समझ में आ गया प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड। दिस वाज ऑल अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए। और हमारा RPSC स्पेशल कोर्स जो है स्टार्ट हो रहा है नवंबर 8 से, तो आप नवंबर 8 से स्टार्ट होने वाले RPSC स्पेशल फर्स्ट ग्रेड कोर्स को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए। ये 8 नवंबर को हमारा RPSC स्पेशल फर्स्ट ग्रेड कोर्स स्टार्ट हो रहा है। थैंक यू सो मच।